दोस्तों नमस्कार। हमारे सिजगी ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मित्र मेरे दोस्त पढ़ाई करना चाहते हैं वो सीरियस हो जाएं, क्योंकि अभी जो वक्त है बहुत ही क्रूशियल टाइम है। सभी एग्ज़ाम अभी होने ही वाला है। इसके चलते आप अपनी मेहनत को निरंतर कंटिन्यू रखें, जिससे कि आपको सफलता में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, जो भी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये बुक वो बुक कहाँ से ख़रीदें, वो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें। वहाँ पे हम सभी का लिंक हम दे चुके हैं। घटना चक्र हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे क्राउन का हो, चाहे एसपीडी का करंट अफेयर हो, सभी का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपको मार्केट में ठग लिया जाता है तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। अमेजन एक ट्रस्टेड साइट के रूप में है, उससे आप बुक परचेज कर सकते हैं। आपको चाहिए बुक तो ऐसे तो बुक का ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट वाइज आप देखते जाएं, और जैसे जैसे हम उसको रीडिंग करते हैं या कभी कभी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है उसको हम ज़रूर से ज़रूर बोलते हैं, तो उसको ध्यान में सिर्फ रखना है। वही एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, और आपको घटना चक्र का क्वेश्चन हम लगा के देते ही हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज करने के लिए ये जो प्रथा हम चला रहे हैं, ये जो आपको इस तरह का मेथड हम आपको अप्लाई कर रहे हैं आपके सामने, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा दोस्तों। ये विश्वास रखिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप ही सबका देन रहेगा जो कि ये यूट्यूब चैनल ऊपर जाएगा। आप ही सबका देन रहेगा कि नीचे जाएगा। सब लोग आप ही के ऊपर डिपेंड हैं। ओके, चलिए, तो आज हम पहला दिन है संविधान का, मीन्स पॉलिटी का पहला दिन है। भारतीय संविधान हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरा बारीकी तरह से हम लोग देखते हुए चलेंगे, और फिर घटना चक्र एसएससी का क्वेश्चन इसमें लगाएंगे। हर टॉपिक के बाद हम लगाएंगे। ओके, तो चलिए, अभी 2 क्लास इसमें थ्योरी सिर्फ चलेगा। 2 क्लास इसमें थ्योरी चलेगा, उसके बाद 1 क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, चलिए, तो भारतीय संविधान आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नज़र रखना है जहाँ से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से नज़र रखते हुए चलते जाना है। ओके, और ध्यानपूर्वक से हम जिसको रिपीट करेंगे उसको आपको मन में भी रिपीट करना है। ओके, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सबको अपने दिमाग में ग्रहण कर लेंगे। भारतीय संविधान के फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त में इतिहास थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे निम्न हैं। अब कौन कौन से निम्न हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए, जो भी बातें यहाँ पे दिया गया है पॉइंट वाइज रूप में, आप समझिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमको याद कर लेना है। चलिए, पॉइंट के रूप में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्याधुनिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बी में है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ओके,
चलिए अब विशेषता की तरफ चलते हैं। विशेषता में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विशेषता का पहला पार्ट है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। दूसरा नंबर में इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंस में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा नंबर में है आपका, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे, याद रखिएगा। अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स थे, दूसरा लिमेंस्टर थे और तीसरा हाइड थे। चौथा पॉइंट नंबर दिया गया है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ओके, और 5वां पॉइंट में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है 5वां पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं और उसी को आप लगातार देख रहे हैं और मन में भी उसको घुमाइए आप, तभी आपको याद होगा। ओके, उसको मन में घुमाते रहना है कि क्या है नहीं है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको सारा का सारा बात आपके सामने होगा। ओके, चलिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा एक कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा। सेकेंड में कंपनी के भारत के साथ व्यवहार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तीसरा नंबर में है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया है। व्यापार खोल दिया गया था भारत के साथ। अब देखिए अगला जो पॉइंट है 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, इसको ध्यानपूर्वक से आप देखिए, आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम हो जा। चलिए उसको ध्यानपूर्वक से आपको देखते रहना है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम एक फर्स्ट नंबर में, इसके द्वारा कंपनी की व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। सेकेंड नंबर में, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत शासन करना रह गया है। थर्ड में है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और चौथा नंबर में है, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 5वां नंबर में है, विधिक
परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। 6वें नंबर पे भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषणा और घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। और 7 नंबर में अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपलब्ध किया गया। 8 नंबर में गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश की के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9 नंबर में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और अगला जो अधिनियम है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में हम लोग देखेंगे आगे की ओर इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे जो भी अधिनियम बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट वाइज से आपको देखने को मिल रहा है। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ओके, अगला जो है चार्टर अधिनियम 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। फर्स्ट है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। और सेकेंड है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद की सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। चौथा नंबर में भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया है। ओके, और इसमें अगला जो पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया है। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटिश संसद के ये उत्तरदायी होता है। ओके, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया उसी टाइम में। अब देखिए 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। सेकेंड नंबर में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और चौथा नंबर में है गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ओके, अगला जो अधिनियम है 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी घोषणा किया गया। 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में फर्स्ट पॉइंट है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और सेकेंड है इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार में फर्स्ट पॉइंट है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंधन किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार का अधिनियम ने सांप्रदायिकों और सांप्रदायिकता का वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ओके, सेकेंड नंबर में भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। और थर्ड नंबर में है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों
को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। अगला जो चार्टर्ड एक्ट है वो है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। एक में फर्स्ट नंबर में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा की। ओके, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचन होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। याद रखिएगा, 5 वर्षों का। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। कितनी थी? 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इसमें जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं सारा का सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसलिए हम इसमें कुछ बता नहीं रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, सभी का सभी इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे, कौन कौन थे? वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। नोट में प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। ओके, हस्तांतरित विषय में फर्स्ट नंबर में है शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता सेकेंड नंबर में, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तिल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहारदान आदि। ओके, थर्ड नंबर में आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि एक मिनट, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। चौथा है द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 6 नंबर में है इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। ये याद रखिएगा, नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किया। कौन? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। ओके, अब देखिए 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ। अब देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आप किस प्रकार से अपने ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए अप्लाई करते रहिए और आप सफलता पाते रहिए। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए
संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था तथा किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देसी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ओके, और सेकेंड नंबर में है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ओके, और थर्ड नंबर में है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। व्यवस्थायिका के प्रति उत्तरदायी था। ओके, अब चलिए अब देखिए चौथा नंबर में है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसमें देखिए आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है देखने में, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना तो नॉलेज आपको हो ही गया होगा। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों के लिए भी किया गया। ओके, और 8 नंबर में इस अधिनियम में प्रस्ताव का भावना था। इस अधिनियम में 9वां नंबर पॉइंट है, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ओके, और अगला जो है अधिनियम है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए, इसमें हम लोग जानते हैं ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला है 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से ही की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 6ठा नंबर पॉइंट है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य से सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ओके, अगला जो पॉइंट है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा, ये मेरा ही हाथ आप देख रहे होंगे फ़ोटो खींचने में, क्योंकि आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा।
कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो हमें छोटा समझकर माफ़ कीजिएगा। ओके, चलिए, मेरे दोस्त ही आप हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला पॉइंट है, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुना जाएगा और चुनाव हुए। ओके, इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। ओके, अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले पेज की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ओके, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु उनके अनेक समितियां नियुक्त की। इनके प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बी.एन. राव द्वारा, अगला पॉइंट है, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी और पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठा है एन माधव राव। पी.एल. मित्र के स्थान पर 7 डी.पी. खेतान मीन्स 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें
35 स्थान प्रांतों के लिए और 189 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। याद रखिएगा 70 थी। प्रारूप समिति के संविधानों के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ओके, संविधान, अगला पॉइंट है संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ओके, अगला जो पॉइंट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। 114 दिन याद रखिएगा। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में समय में संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब होता है, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे सबसे नीचे यहाँ पे, ये देखिए, ये पढ़िए, ये क्या है, स्रोत वर्ग 7 हमारी शासन व्यवस्था बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये दिया गया है। ओके, अब देखिए स्टार का मतलब यही स्रोत है। अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, इसको आप देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं। ओके, चलिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं। प्रमुख समितियां, संचालन समितियां के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संघ शक्ति संविधान के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। पॉलिटी का ये पहला वीडियो है, पहला दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी वगैरह जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको खास करके इन सारी बातों को ध्यान रखना है कि पॉइंट वाइज पॉइंट करके उसको याद रखें। इसीलिए इस वीडियो को हम बनाने का प्रयत्न किए हैं। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि हमको ये सब चीज़ स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए आप ही इसके कार्यकर्ता हैं, आप ही इसको बढ़ाइए, आप ही इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों, ये छोटा सा चैनल है, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।